अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। मुख्तलिफ केसेस में हम ऐसे निकात बताते हैं जो हिदरटो उनकी रिसर्च में या उनकी नोटिस में नहीं आए होते। मेरी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और साथ में सूबा बलूचिस्तान, तमाम सूबों, तमाम अजला के तफ्तीशी अफसरान और ख़ास तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान, उनकी तफ्तीश का मेयार इस तरीके से बेहतर हो कि मनशियात के केसेस में हम इस नासूर को ना सिर्फ ख़त्म कर सकें बल्कि इन मुलज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाते हुए जेलों में भी डाल सकें। आजकल हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत अहम और बहुत दिलचस्प टॉपिक चल रहा है। ऐसा टॉपिक जिसमें हमारी कोशिश होगी कि मुलज़मान की बरीयत के जो चीज़ें हैं, जो ऐसे मामलात हैं जो बरीयत की तरफ लेके जाती हैं, उनको प्लग इन करें और उनको लूप होल्स को क्लियर करें और साथ में शू पिंचिंग करें। हमारी कोशिश होगी कि मुलज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा देर जेलों के पीछे, सुलाखों के पीछे रखा जा सके और कानून की गिरफ्त में रखा जा सके। अदालती नज़ायर की रोशनी में बरीयत की वजूहात पर हमारा टॉपिक चल रहा है। अदालती नज़ायर यानी कि रूलिंग्स पे, उनकी PLDs में जो डायरेक्शंस अदालत हाय, मुख्तलिफ़ अदालत हाय में से मिलती हैं, उनसे हम जो डायरेक्शन और जो उनसे हम नताइज अख़ज़ करते हैं और ख़ास तौर पर उनसे जो रहनुमाई सीख करते हैं, उसकी रोशनी में हमने ये एपिसोड तैयार की है और ये एपिसोड्स हम आपको रिले कर रहे हैं। इनमें मंशियात के मुकदमात में बरीयत की वजूहात अदालती नज़ायर में हम आपको बतलाएँगे। तो शुरू करते हैं। हम ये मुकदमा के गवाहान और मुद्दई तफ्तीश की कार्रवाई को अदालत में बयान कर सकते हैं। अक्सर औक़ात ये होता है कि वो बयान नहीं कर सकते। जो तफ्तीशी ने, मुद्दई ने, गवाहान ने मौका पर नारकोटिक्स के मौका जात पर ये जो कार्रवाई की होती है उसको अदालत में बयान क्लियर करके नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मुलज़मान की बरीयत के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुलज़मा या मुलज़म की गिरफ़्तारी के वक़्त कौन कौन से पुलिस अफसर मौका पर मौजूद थे, ये आपने वाज़े रखना है, वाज़े करना है और अदालत में इसको बयान भी करना है। जिस संदूक से मज़ीद बरामदगी हो, इसको भी कब्ज़ा में लेना है। ये गलत होगा कि मुद्दई अदालत में कहे कि संदूक कब्ज़ा में लिया गया, लेकिन ना तो इसकी बाबत फ़र्द मकबूज़गी पेश कर सके और ना ही ऐसा संदूक अदालत में पेश हो। ये संदूक को लाजमी, संदूक, गाड़ी, इस तरह की चीज़ों को अदालत में पेश करके आपने उसकी गवाही और अदालत में इसको सर्टिफाई भी करवाना होता है। ये अक्सर व बेशतर ना करवाए जाने की वजह से मुलज़मान की बरीयत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ख़ातून गिरफ़्तार हो जाए तो इसके मामला में FIR में दर्ज हमरा जाने वाली लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस अफसर को भी गवाह बनाएं। अगर उसको गवाह नहीं बनाया जाएगा, ओमिट कर दिया जाएगा, तो तब भी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ सकते हैं। इसका बयान 161 भी लाजमी लिखें और इससे फ़र्द पर भी असल दस्तखत करवाएं। इसको थाना से हमरा ले जाना ज़ाहिर करें रोज़नामचा वगैरह में, और अदालत में भी प्रोसिक्यूटर साहब से तलब करा के इसकी गवाही रिकॉर्ड करवाएं। अदरवाइज़ मुलज़म की बरीयत के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। मुद्दई और मुलज़म इन मुकदमात में बाहम मुखालिफ होते हैं। IO एक न्यूट्रल, गैर जानबदार, नॉन पार्टीज़न किरदार अदा करे और हक़ाइक़ को लाज़मन सामने लाए। अगर मुद्दई रपट न लिखे तो IO इस अमर की तफ्तीश भी करे कि मुद्दई ने बग़रज़ वक़ूआ या बग़रज़ रेड करने मंशियात पर तो उसने जो रपट वगैरह लिखी थी वो क्यों नहीं तहरीर की। इस मामले की तहकीकात करे और इस तहकीकात या तफ्तीश को अपनी तफ्तीश का हिस्सा लाजमी बनाए, जिससे और इस तरीके से मुकदमा को होने वाले नुकसान का इजाला हो सकता है। मंशियात मुकदमात में माल के नमूने जो PFSA में जमा होने की मद वगैरह लगती है और रिपोर्ट नतीजा पर तारीख़ और वक़्त जमाशुदगी एक होना लाजमी है, क्योंकि हमारी जो जमाशुदगी की तारीख़ है वो अलहदा होती है। जमाशुदगी जो एक जगह से रवानगी की तारीख़ है थाना से वो अलहदा है, और इसी तरह जो PFSA में जाके जमा माल मुकदमा होता है तो वहाँ पे तारीख़ डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से मुलज़मान की बरीयत के चांसेस हो जाते हैं। ये भी आपको नोटिस में रखना चाहिए। अगर मुलज़म को 109-50 में ज़वादफ़े में गिरफ़्तार किया गया हो, पहले से गिरफ़्तार किया गया हो, तो इसके पहले इसके कलंदरे का
109 کا جو کلندرہ آپ نے بنانا ہے، یہ بنایا گیا ہوتا ہے، اس کو کسی نتیجہ پر پہنچنے دیں، اور رہائی، اس کی رپٹ رہائی یا پیشی روبرو مجسٹریٹ وغیرہ پھر بھی اس کی لازمی دکھلائیں، اور بعد ازاں اگر دوبارہ اس کو گرفتار کر کے آپ اس پر برآمدگی وغیرہ دکھلا سکتے ہیں۔ گرفتاری دوبارہ لازمی کرنی ہوگی، ایک ہی گرفتاری میں آپ تھانہ میں ہی وہ بندہ بند ہے 109، 55 میں یا 50 میں، تو آپ اس پر ریکوری آف نارکوٹکس نہیں دکھا سکتے، یا اس کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی پہلے ہی حراست میں موجود ہے۔ اس چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے بھی ملزمان کی بریت کے چانسز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جس ایف آئی آر میں کسی دیگر ملزم کو اگر پکڑنے کے لیے آپ گئے ہیں، لیکن موجودہ ایف آئی آر کا ملزم قابو آ گیا ہے اور اس سے منشیات دریافت ہوئی ہیں، تو آپ جس ایف آئی آر اوریجنل ایف آئی آر کے ملزم کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس کی آپ نے کاپی بھی ہمراہ ریکارڈ لگانی ہے۔ اسی طرح جس مقدمہ میں ملزم پی او بنا دیا گیا ہو، اس کی مصدقہ کاپی بھی ہمراہ ریکارڈ آپ نے لگانی ہے۔ اگر ملزم سے 10 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد ہوتی ہے تو سزا کی کمی کے معاملے میں اس سے کوئی رد و رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ یہ ہمیں رہنمائی ملی تھی پی ایل ڈی میں، جو کہ 2019 میں ایس سی ایم آر ہے 11/22 سپریم کورٹ کی، جس سے ہمیں یہ رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ایف آئی آر کے فوری بعد تجزیہ کرا لیا جائے، دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہرگز نہ ہے۔ یہ رہنمائی ماخذ ہوئی 2017 میں پی سی آر ایل جے 1652۔ اس میں سے ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ایف آئی آر کے فوری بعد تجزیہ کرا لیا گیا ہو تو دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملزم یا ملزمہ کا ریکارڈ ہمراہ لگائیں بصورت سزا یابیاں، یعنی کہ اگر ان کی سزا یابی بہت زیادہ ہو تو ان کا ریکارڈ لازمی ہمراہ لگائیں۔ اس سے ضمانت کے مسائل ہوں گے۔ سرٹیفکیٹ شناخت لازمی رپورٹ محرر سے کروائیں، اور رپورٹ محرر میں مقدمات کا حتمی نتیجہ بھی درج کیا جائے۔ نیز جس چٹھی نمبر کے ذریعے ریکارڈ کسی دیگر تھانہ طلب کیا جائے، اس کا حوالہ بھی تاریخ کے ساتھ مثل میں ضمن لکھ کر دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ سلپ سزا پر تاریخ گرفتاری ملزم لازمی ڈالیں۔ ناظرین، آج کا آپ کو ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ بہت امپورٹنٹ نکات تھے منشیات کے مقدمات میں بریت کی وجوہات عدالتی نظائر کی روشنی میں۔ امید ہے کہ ہمارا اگلے ایپیسوڈ تک انشاءاللہ آپ ہماری ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیں گے۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔